हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी का नोट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये नोट्स क्लियर हो गया ना तो 100% आपसे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रही थी ना तो मुझे सैलरी के चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत गया था, बाकी किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं गया था। मैं अपने हिसाब से आप लोगों को कोशिश करूँगी समझाने का, ताकि आपको एक ही बार में चैप्टर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि हमको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या नहीं। तो फर्स्ट है हमारा बेसिक सैलरी, जिसमें आता है डीए इफ़ पार्ट ऑफ सैलरी। हमारे क्वेश्चन में हमको क्लियर दिया होगा कि डीए हमारा क्वेश्चन का पार्ट है या नहीं है, सैलरी का पार्ट है या नहीं है। फिर थर्ड है हमारा कमीशन, फिर फोर्थ है वेजेस। चार एक ग्रुप ऐसा, इसको हम ऐसा ग्रुप मान के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड है हमारा अलाउंस, अलाउंस मतलब भत्ता, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा परक्यूसाइड्स, और फिर फोर्थ ग्रुप के अंदर आता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसको हम ग्रेजुटी, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन के नाम से जानते हैं। इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारा एक ऐसा टोटल अमाउंट आएगा। उसके बाद हम इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 है एज़ पर इनकम टैक्स लॉ, ये हमेशा माइनस होगा ही होगा। और फिर है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, ये मतलब इस टैक्स को हम कह सकते हैं कि सबसे जो टैक्स हमने करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के मतलब जो भी हमारे ईयर चल रहा था उसमें हमने पहले ही कोई अगर टैक्स पेमेंट कर दी है ना तो उसकी यहाँ पर रिडक्शन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसको हम लेस करेंगे तो जो भी हमारा ऐड करने के बाद लेस करने के बाद जो हमको मिलेगा वही हमारा टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अलाउंस होता क्या है। अलाउंस मतलब मिला जिसमें से हम एग्जाम करेंगे, जो भी हमको गवर्नमेंट या जो भी हमको कंपनी देगी यहाँ उसमें से हम एग्जाम्ड अमाउंट को माइनस करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर रहेगा वो हमारा टैक्सेबल अलाउंस आएगा। और आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अलाउंस हमेशा कैश फॉर्म में होगा, कभी भी फैसिलिटी फॉर्म पे नहीं होगा, आपको हमेशा कैश दिया जाएगा, ठीक है। अब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, अलाउंस जो है हमारा 3 टाइप का होता है, फुल्ली टैक्सेबल, फिर आता है फुल्ली टैक्स फ्री, और थर्ड पॉइंट आता है हमारा पार्शियली टैक्सेबल, मतलब आधा वो टैक्सेबल होगा बट आधा वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट है हमारा डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, डीए और डीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीए डीपी कहा जाता है। सेकेंड है हमारा मेडिकल अलाउंस, थर्ड है हमारा टिफ़िन अलाउंस, फोर्थ है सर्वेंट अलाउंस, फिफ्थ हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मतलब हमको प्रैक्टिस ना करने के लिए जो अमाउंट दी गई है वो भी फुल्ली टैक्सेबल होती है। फिर है हमारा 6 पॉइंट हिल अलाउंस, सेवेंथ है हमारा वार्डन अलाउंस या फिर प्रॉक्टर अलाउंस, एट्थ है डेप्यूटेशन अलाउंस, फिर है ओवर टाइम अलाउंस, एंड देन 10th पॉइंट है हमारा अदर अलाउंस अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, मतलब कोई भी अलाउंस जिसमें क्लियर नहीं दिया गया है कि वो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कई बार क्वेश्चन में दे दिया रहता है और अगर नहीं दिया तो उसको भी हम फुल्ली टैक्सेबल ही मान के चलेंगे। फिर हमारा 11th पॉइंट है सिटी कंपनसेशन अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ठीक है। 12th है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आपको याद रखना है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सेकंड है हमारा फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, टैक्स फ्री मतलब जिसमें हमको टैक्स देना ही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा फॉरेन अलाउंस, सेकेंड है सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट या हाई सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, फोर्थ है हमारा पर डे अलाउंस फॉर द यूज़ ऑफ होटल, बोर्डिंग और लॉजिंग, मतलब अगर हम कहीं आना जाना रोज़ करते हैं, हमारा ऑफिस या घर या फिर कुछ भी, तो उसके लिए जो हमको पर डे अलाउंस मिलता है वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है। अब आता है हमारा अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कुछ अमाउंट इसका एग्जेम्प्ट होगा और कुछ अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो फर्स्ट है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, इफ़ ही पेड रेंट, अगर वो रेंट को पे कर रहा है, अगर वो हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है तब के केस में क्या होगा। अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि DMCK, अगर वो इन सिटियों से बिलोंग करता है या फिर वहाँ काम करता है ना, तब क्या होगा, एक्चुअल HRA जितना हमको मिला है, सेकंड है 50% ऑफ सैलरी, और थर्ड है हमारा एक्चुअल रेंट जितना वो पेड किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी को माइनस करेंगे। तीनों में से जो भी हमारा कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बची हुई अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। अब आता है नॉन मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी के केस में क्या होगा, अगर वो DMCK से नहीं करता, किसी और सिटी से बिलोंग करता है, तब एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस, सेकेंड है 40% ऑफ सैलरी। यहाँ पर सबको ध्यान रखना है कि नॉन मेट्रो सिटी में 40% है और मेट्रो सिटी में 50% है।
फिर थर्ड पॉइंट है हमारा एक्चुअल रेंट, जिसमें से हम 10% ऑफ सैलरी को माइनस करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर मिलेगा हमको वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हमको ये चीज़ देखना है कि जो हमारा 50% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इसमें सैलरी के अंदर आएगा क्या। तो इसके अंदर सैलरी के लिए आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए का मतलब अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी होगा तभी लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। डीपी, डियरनेस पे, कमीशन, इफ़ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर वो फिक्स्ड है टर्नओवर पे तभी लेंगे, वरना इसको भी नहीं लिया जाता। अब इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इफ़ ही इज़ नॉट पेइंग रेंट, अगर वो रेंट पे ही नहीं करता, रेसिडेंटिंग इन ओन हाउस, देन हाउस रेंट अलाउज इज़ फुल्ली टैक्सेबल। आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हमने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस देख ही लिया है पहले कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जितना भी उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, फर्स्ट 5,000 रुपये पर ईयर, सेकेंड है हमारा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, आपको ध्यान रखना बेसिक यानी सिर्फ बेसिक सैलरी। थर्ड है हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेशल अलाउंस, कुछ अलाउंस स्पेशल होते हैं, ठीक है, उसको कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, कुछ नहीं, वो क्या क्या है उसको भी देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। सेकेंड है डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। थर्ड है हमारा कन्वेंस अलाउंस, सवारी भत्ता। फोर्थ है हेल्पर अलाउंस, सहायक भत्ता। फिफ्थ है एकेडमिक अलाउंस, विद्योतपार्जन भत्ता। फिर सिक्स्थ है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ता। इसके लिए क्या है, जितना भी खर्च हुआ, अगर हमको कुछ अलाउंस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमको 1,000 मिला, उसमें से अगर 5,500 रुपये खर्च हो चुका है तो हमारा 500 बचा हुआ अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। जितना खर्च हुआ एग्जेम्प्ट, बचा हुआ अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ है हमारा अदर स्पेशल अलाउंस, कुछ और स्पेशल अलाउंस है, जैसे कि फर्स्ट स्पेशल हिल कंपनसेटरी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। फिर थर्ड है हमारा अनकॉन्गिजियल क्लाइमेट अलाउंस। फोर्थ है हमारा स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। इसमें से 800 रुपये पर मंथ हमको एग्जेम्प्ट होगा, जितना भी मिलेगा उसमें से 800 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट पर मंथ, ठीक है। फिफ्थ है हमारा बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, बॉर्डर एरिया हो गया, डिफ़िकल्ट एरिया हो गया, जहाँ रहना मुश्किल है, वहाँ पास हमको 1,300 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट है, 1,300 रुपीज़ एग्जेम्प्ट। जितना भी मिलेगा उसमें से 1,300 एग्जेम्प्ट होगा ही होगा, बाकी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है हमारा ट्राइबल एरिया अलाउंस, 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट। सेवेंथ है अलाउंस टू एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर पर्सनल नीड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करता है तो उसकी पर्सनल नीड के लिए उसको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी, तो वो हो जाता है हमारा 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसका और डिटेलिंग मैं आपको आगे और क्लियरिटी से बताऊँगी, अभी मैं सिंपल नोट्स की तरह चल रही हूँ। अब 8 पॉइंट है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। मतलब आपको एक चाइल्ड के लिए 100 रुपये मिलेगा, सिर्फ 2 चाइल्ड तक ही आप ले सकते हो। अगर आपका 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको उसके लिए एग्जाम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए दिया जाता है, वो भी 100 रुपये पर मंथ। 9th है हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तब के केस में 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। 10th है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली फॉर हैंडीकैप्ड अलाउंस, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए है, 3,200 रुपये पर मंथ। फिर 11th है अंडरग्राउंड अलाउंस, 800 रुपीज़ पर मंथ। फिर स्पेशल अलाउंस टू द मेंबर ऑफ एनी आर्मी फोर्स, 4,200 रुपीज़ पर मंथ। मेंबर ऑफ आर्मी फोर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, 4,200 रुपीज़ पर मंथ। फिर है हमारा परक्यूसाइट्स, मतलब ऐसी अमाउंट या फैसिलिटी जो हमको कैश के फॉर्म में मिल नहीं रही है, सिर्फ हमको फैसिलिटी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो परक्यूसाइट को कैसे निकालेंगे, वैल्यू जो निकली, ठीक है, उसमें से वैल्यू जो निकलती है परक्यूसाइट्स को देखो, हम जो हमारा अलाउंस होता है उसमें से हमको जो मिला है उसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट को माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा टैक्सेबल होता है। बट परक्यूसाइट के साथ का केस अलग है, जितना भी हमको मिला, ठीक है, उसमें से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना एक्चुअली में मिलना चाहिए, मतलब कितना वो हमारा वैल्यू करता है, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में भी हम देखते जाएंगे, ऐसा लाइन बाय लाइन। अभी सिंपल आप तरीके से समझ लो कि जितना भी हमको जो भी हम निकालते हैं ना उसकी वैल्यू वो ही हमारा परक्यूसाइट्स वैल्यू होगा, इसमें से कुछ एग्जेम्पशन नहीं होती।
फिर है हमारा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और फैसिलिटी। अब ऑलवेज आपको सर्विस या फैसिलिटी के रूप में मिलेगा, कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं मिलता। तो परक्यूसाइट टैक्सेबल इन ऑल केस, मतलब परक्यूसाइट्स के भी केस में यही होता है, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल, ठीक है। परक्यूसाइट टैक्सेबल इन ऑल केस। पहला, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, अगर आपको घर दिया गया है, रेंट फ्री हाउस दिया गया है, तो उसके केस में आपकी हाउस की वैल्यू कितनी होगी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब, नॉन फर्निश्ड हाउस उसको अगर मिला है तो, मतलब उसके अंदर जो चेयर टेबल ये सब दिया होता है ना, अगर वो नहीं दिया गया है तब के केस में क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। नॉन फर्निश्ड के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर फर्निश्ड हाउस दिया गया है तो गवर्नमेंट डिसाइड प्लस गवर्नमेंट का जितना भी रेट या जितना भी अमाउंट डिसाइडेड होगा उसमें हम 10% ऑफ फर्नीचर का कॉस्ट या फिर रेंट ऑफ फर्नीचर जोड़ देंगे। तो जो अमाउंट आएगी वो हमारी परक्यूसाइट की वैल्यू होगी। उसमें से अगर कुछ एम्प्लॉय के थ्रू उसको वसूल लिया गया है या कुछ उससे लिया गया है, वो अमाउंट हम यहाँ पास माइनस करेंगे, तो हमारी वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट परक्यूसाइट की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आता है हमारा कि उसमें सैलरी, परक्यूसाइट में भी हमने सैलरी देखा है, सैलरी का 10% है ना, तो उसमें से अब हम ये देखेंगे कि परक्यूसाइट में सैलरी का मतलब क्या होता है। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ सैलरी, डीए के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि वो पार्ट ऑफ सैलरी होगा तभी लेंगे। बेसिक सैलरी, डीए, डीपी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जितने भी अलाउंस टैक्सेबली है ना वो सब हमको यहाँ पास लेने हैं। अब आता है सेकंड केस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस क्या है हमारा। फर्स्ट, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यदि वो एम्प्लॉयर का खुद का है, मालिक का खुद का है, तब केस में क्या होगा। अनफर्निश्ड भी है। सिटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब वो एम्प्लॉयर का है और वो खुद का है, ठीक है, वो हायर नहीं किया, तब के केस में हम उसको पॉपुलेशन के हिसाब से वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर पॉपुलेशन उसकी 2001 के अकॉर्डिंग 10 लाख से ज़्यादा है या फिर 10 लाख तक है, 10 लाख, तो आपको ध्यान रखना है कि अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर, दोनों में अंतर है। एक तो वो खुद अपना दे रहा है घर और एक वो खुद रेंट पे लेकर दे रहा है। आपको सिंपली जो वैल्यू अनफर्निश्ड हाउस या फर्निश्ड हाउस की जो निकली है ना, उसमें से वैल्यू ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट को हमको ऐड करना होता है, तो हमारा सिंपली तरीके से वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट निकल जाता है। इसमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछता है हमसे अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, यदि नियोक्ता पे करता है, ठीक है, किसी भी कर्मचारी का कुछ पर्सनल खर्च, अगर किसी कर्मचारी का कुछ पर्सनल खर्च है वो नियोक्ता पे करता है। अगर वो नियोक्ता पे नहीं करता तो इनडायरेक्टली वो कर्मचारी खुद को पे करना पड़ता। उस केस में क्या होगा, पेमेंट ऑफ पर्सनल बिल ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें हम आता है फर्स्ट टॉपिक हमारा होटल एंड क्लब बिल, सेकेंड है हमारा लोन ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड है हमारा एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन, अगर वो खुद एक्सपेंस नहीं करता, अगर उसका मालिक एक्सपेंस नहीं करता तो उसको खुद करना पड़ता, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ एम्प्लॉय, फिफ्थ है इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉय, बट इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय बट इफ़ ही पेड टैक्स ऑन परक्यूसाइट्स वैल्यू देन इट्स टैक्स फ्री, मतलब इनकम टैक्स जो है खुद एम्प्लॉय का, अगर वो जो हमारा परक्यूसाइट की वैल्यू का टैक्स वो पे कर देता है, ठीक है, परक्यूसाइट पर टैक्स नहीं लगता, अगर वो कर देता है अगर, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसका इनकम टैक्स अगर पे करता है उसका ओनर, तो वो फिर हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा, उसको हम परक्यूसाइट की वैल्यू को नहीं जोड़ेंगे। फिर सिक्स्थ पॉइंट है हमारा लीगल एक्सपेंस टू सेव और डिफेंड एम्प्लॉय, सेवेंथ पॉइंट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय फैमिली मेम्बर्स,